मुझे लगता है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी इन दोनों के अलावा कोई ऐसा लीडर है अभी फ़िलहाल इंडिया में जो बीजेपी को उसके ही फील्ड पे, उसके ही विकेट पे हरा सकता है। मुझे लगता है कि आप अगर सरकार बना भी पाई 70 सीटों की विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा होगा तो 45 सीट के आगे नहीं जा पाएगी। दिल्ली में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि बीजेपी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो केजरीवाल के सामने खड़ा कर सके। तो अगर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर पे ही आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है तो फिर केजरीवाल को किस पे भरोसा है? जो इम्पोर्टेड लीडर हैं उन पे भरोसा है। किसी ने क्या खूबी कहा है कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे तकलीफ हो वो सामने से हट जाए। शायद ये बात चुनाव के लिए बहुत सटीक बैठेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर। इंडिया.com पे एडिटर्स टेक देख रहे हैं आप। हमारे साथ है हमारे एडिटर तनवीर सर से बात करते हैं दिल्ली में आने वाले चुनाव के बारे में। क्या बीजेपी अपनी सरकार बनवा पाएगी? क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी फिर से बचा पाएंगे? सर, क्या लगता है? देखिए, दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अब कमर कस ली है, बल्कि कल पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। तो मतलब मुझे तो ये अच्छा लगा, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। और उसके बाद केजरीवाल को अब देखना पड़ेगा कि वो इसका, क्योंकि वो भी माहिर हैं इन चीज़ों में, बीजेपी के जवाब देने में। मुझे लगता है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी इन दोनों के अलावा कोई ऐसा लीडर है अभी फ़िलहाल इंडिया में जो बीजेपी को उसके ही फील्ड पे, उसके ही विकेट पे हरा सकता है। तो केजरीवाल की जो स्थिति अभी है, ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले बार जैसे चुनाव या उससे पहले जो 67 या पिछले बार 63, वो तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि आप अगर सरकार बना भी पाई 70 सीटों की विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा होगा तो 45 सीट के आगे नहीं जा पाएगी। ये भी मैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बीजेपी ने उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं शुरू की है, अभी उसके अपने मतलब लोग ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं, क्योंकि अभी भी जो हमारे पास खबर है अभी भी बीजेपी कुछ नाम को लेके थोड़ी उसमें है कि भाई हम किसको आगे करें। जैसे प्रवेश वर्मा का जो नाम है, जिसको कि ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ लड़ाएंगे, जब वो अनाउंस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर का एक चेहरा भी उतार दिया है। क्योंकि पिछले 15 सालों से अगर आप देखें तो बीजेपी में मतलब सुषमा स्वराज जी जब तक सीएम थी, उसके बाद उनके जाने के बाद से, जब से उन्होंने ये पद छोड़ा, शीला दीक्षित के खिलाफ भी बीजेपी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा उतारने में कामयाब नहीं रही थी। और ये बीजेपी की इस दिल्ली में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि बीजेपी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो केजरीवाल के सामने खड़ा कर सके। कल मुझसे किसी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्या मुख्यमंत्री आतिशी बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे? हमने कहा कि नहीं, ये तो होने वाली बात नहीं है, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेंगे। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि अपने ऊपर से थोड़ा लाइमलाइट हटाया जाए। आतिशी एक वुमेन है, एक फीमेल है, तो महिला के जो वोट हैं उनको अपनी तरफ और लाने के लिए केजरीवाल ने ये काम किया। अगर वो सुनीता केजरीवाल को दे देते कुछ, या उनको कुछ बड़ा पोजीशन ऐसा ऑफिशियल दे देते, तो वो फिर शायद और बीजेपी को उनको अटैक करने का मौका मिल जाता। हालांकि जो हमारे पास खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को मतलब सीएम के तौर पे तो नहीं, लेकिन वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करने के इसमें है। केजरीवाल खेमे में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। केजरीवाल उसकी जैसे देखिए दिलीप पांडे जो उनके एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने चुनाव भी जीता था पिछले बार, मुख्य सचेतक रहे, और शुरू से मतलब जब से ये पार्टी बनी है वो केजरीवाल के साथ रहे। इस बार उनका टिकट कट गया है, दिलीप पांडे ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये दिलीप पांडे, फिर रामनिवास जी जो गोयल जी जो अभी आपके विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले पार्टी मतलब ये बोला कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से ये कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी भी जो सीट है वो भी सीट किसी और को दे दी गई है। तो इस तरीके से कुछ अभी शेरावत जी भी, वो गहलोत जी ने भी, कैलाश गहलोत जी ने भी पार्टी छोड़ दी। तो इस तरीके से केजरीवाल जो है अपने सीनियर लीडर्स जो उनके हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और जो वो हैं वो इम्पोर्टेड लीडर पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, कांग्रेस से आए हुए और बीजेपी से आए हुए लीडर। तो इससे ये पता चलता है कि केजरीवाल खेमे में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि केजरीवाल जिसको लेके काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि वो इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं जो कि मतलब पहले हमने उनको लेते हुए नहीं देखा है। और जब इस तरीके के सीनियर लीडर पार्टी छोड़ के जाते हैं, और चुनाव के टाइम पे खास के, अब 2 महीने हैं चुनाव में, तो वो, और अगर वो, मुझे जाते लेता दिलीप पांडे 100% किसी न किसी, या तो कांग्रेस, और अगर बीजेपी के पास भी अभी लीडर्स 70 सीटों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, और गोयल जी भी हो सकता है कहीं चले जाएं, और ये गहलोत साहब तो पक्का अपनी सीट से दोबारा लड़ेंगे। तो या तो इन लीडर्स को ये है, या तो पार्टी को ये पता था कि ये दोबारा नहीं जीतेंगे। और ये तो मैं आपको 3-4 बड़े नाम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आने वाले दिनों में पार्टी को छोड़ेंगे या उनका टिकट कट जाएगा। तो ये इसके पीछे इस तरीके के जब डिसीजन पार्टी लेती है कि किसी
सिटिंग एमएलए या एमपी को टिकट नहीं दे के किसी और को देती है तो उसके पीछे दो वजह होती है, या तो वो एमएलए या एमपी अपने इलाके में पॉपुलर नहीं है, या तो उनको यह है कि भाई इसके बदौलत हम नहीं जीत सकते, या दूसरा उम्र का जो तकाजा होता है उसमें। तो दिलीप पांडे या इन लोगों को उम्र तो इतनी नहीं हो गई है कि आप इनकी टिकट काटेंगे। तो अगर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर पे ही आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है तो फिर केजरीवाल को किस पे भरोसा है? जो इम्पोर्टेड लीडर हैं उन पे भरोसा है। क्योंकि देखिए केजरीवाल ने तो एक जब राजनीति में एंट्री करी थी तो उन्होंने बोला था हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। ये अलग तरह की राजनीति तो नहीं है। उनके एक लीडर वो मकोका के अंदर अभी बंद है, उनको बेल मिली, फिर उन पे मकोका लग गया बालियान साहब पे। तो ये मतलब बीजेपी के लिए ये समझ लीजिए कि पिच बिल्कुल रेडी है, और बस उनको अब वो कितना इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, हाफ स्टेट है, तो बीजेपी उस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैटिंग नहीं करना चाहती है। तो और अगर मैं अभी भी, मैंने पिछले भी डिस्कशन में आपको बोला था कि अगर प्रवेश वर्मा को आगे कर देते हैं और उनके पीछे अगर पार्टी खड़ी हो जाती है और उनको अगर आरएसएस और बीजेपी दोनों का समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पे बहुत ही टफ फाइट होगी। प्रवेश वर्मा के अंदर वो बात है, मुझे लगता है कि वो काडर को, जो दिल्ली में बीजेपी का काडर है, उसको जगा सकते हैं, उनको आगे ला सकते हैं, भीड़ जमा कर सकते हैं, और आरएसएस भी उनको पसंद करती होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो देते हैं, जिस तरीके के हिंदुत्व वाले बयान उनके आते हैं। केजरीवाल के लिए इस बार राह आसान नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करें टिकट कटने की तो आम आदमी पार्टी में जो नेता अभी भी शामिल हुए हैं जैसे कि अवध ओझा, जो यूथ के बीच में बहुत कॉमन है, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, बिल्कुल। तो क्या अब आम आदमी पार्टी ने, पहले जो है एजुकेशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ती थी, अब एजुकेशन भी उतना नहीं लड़ सकते क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे, बिल्कुल। तो अब वो सोशल मीडिया स्टार्स को पकड़ करके अपना टारगेट बना रही है कि इनको पकड़ते हैं तो इन कैंपेनिंग में आसान होगी। मुझे देखिए, मैंने पहले भी किसी डिस्कशन में कहा था कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होना ठीक है, सोशल मीडिया पे आपके भी फॉलोअर होंगे, हमारे भी हैं, India.com के भी बहुत फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। तो हम क्या वो वोट में तब्दील कर पाएंगे? अवध ओझा क्या उनकी उतनी पॉपुलैरिटी है कि वो यूपीएससी के टीचर हैं, यूपीएससी में जो पढ़ने आते हैं वो कितने यहाँ के वोटर हैं, नहीं हैं, और कितने लोग उनसे पढ़ के जाएंगे और उनको वोट करेंगे? ये सब बहुत तरह के सवालात के ये घेरे। देखने को मिला था जिसका 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, हाँ, उसके 5 मिलियन फॉलोअर थे एजाज खान के, और उसको 156 156 वोट मिले। तो मैं इस बात को मैं आज भी कहता हूँ कि पॉलिटिक्स अभी भी राजनीति, सीटें अभी भी आप बूथ पे ही जीतेंगे, बूथ मैनेज करके ही जीतेंगे। आपको बूथ घर घर जाना होता है। हाँ, केजरीवाल मेहनत कर रहे हैं, पद यात्रा अपनी उनके लगातार चालू। इस बार मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मुद्दा वो बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी परसों भी एक जैन साहब का मर्डर हो गया, और फायरिंग्स के इंसिडेंट तो बहुत ही आम हो गए, किसी के घर के बाहर जाके लोग 10 गोलियां चला देते हैं, चाकूबाजी, रेप, ये सब मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। तो लॉ एंड ऑर्डर की एक बात है, और लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि होम मिनिस्ट्री बीजेपी के अंडर में आती है, बीजेपी के पास है, तो इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मुद्दा रेजोनेट भी हो रहा है, लेकिन कितना करेगा? और अभी बीजेपी का अपना जो पत्ते हैं अभी खोलने बाकी हैं। तो हालांकि केजरीवाल ने पहले मतलब इनिशियल स्टार्ट तो ले लिया है। आपके अकॉर्डिंग बीजेपी के कौन से ऐसे वो चेहरे जिन पे बीजेपी को दांव खेलना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी को दिल्ली में प्रवेश वर्मा पे ही दांव खेलना चाहिए, और अपने पुराने कुछ लीडर्स को जो एमपी के इलेक्शन में जिनके टिकट कटे थे, जैसे मीनाक्षी लेखी जी, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, और काफ़ी उनकी अच्छी जान पहचान है, और लोगों के बीच में भी उनकी अच्छी पकड़ है, उनको भी टिकट मिलना चाहिए। अगर हर्षवर्धन साहब लड़ना चाहते हैं तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए। मतलब बीजेपी अपने जो पुराने दिल्ली के जो कद्दावर लीडर हैं उनको टिकट देना चाहिए। यंग और एक्सपीरियंस दोनों का अगर वो मिक्स करके रखेंगे और कैंपेनिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब मेरे ख्याल से बीजेपी को भी अब कैंपेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। केजरीवाल खेमे में ज़रूर बेचैनी है, हड़कंप है उसकी, क्योंकि जब उनके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, या तो छोड़ के जा रहे हैं या तो उनको हटाया जा रहा है, उनके टिकट काटे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम आसानी से ये चुनाव जीत सकते हैं। तो ये थे दिल्ली चुनाव के ऊपर का एनालिसिस। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।